तो यदि हम डीएन की बात करते हैं तो डीएन में हमारे पास दो टाइप की सिमेट्री होती है हमारे पास। एक होता है रोटेशन, एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट यदि हम D4 की हम बात करते हैं या फिर हम D3 पढ़ते हैं या फिर D5 हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर यदि आपके पास बन जाएगा तो आप उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम D4 पढ़ेंगे, फिर हम D3, एंड जो D2 है एक्चुअली वही हमारे पास K4 है। जब D2 को पढ़ोगे आगे चल के तो D2 ही हमारा क्या है, K4 है, जिसको हम V4 बोलते हैं, K4 बोलते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप। और ये हम डीएन में क्या पढ़ते हैं, D4 पढ़ते हैं। तो जो डीएन है इसका जो ऑर्डर होता है हमेशा 2n होता है, क्योंकि n हमें रोटेशन से मिलता है और n हमें रिफ्लेक्शन से मिलता है। तो किसी बुक में इसको डीएन लिखते हैं, क्या इस बुक में इसको D2n लिखते हैं। तो ये D2n लिखा हुआ है तो उसका ऑर्डर ही 2n होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक या आपसे कंफ्यूजन हो तो आप वहां पे ध्यान रखना, वहां पे डिफाइन करेगा आपको। अब यदि हम D4 की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास ये बुक है, ठीक है, आप सभी के पास बुक होगी, कोई भी आपके पास होगा। इसको यदि हम स्क्वायर बना दें, स्क्वायर यदि रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा तो ये K4 बनाएगा, ध्यान रखना। रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा तो K4 बनाएगा, मैं आपको बताऊंगा सब चीजें, ठीक है। यदि स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तो ये क्या बनाएगा, D4 बनाएगा। अब यदि हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, वहां पे आप इसी बुक के हेल्प से, मीन्स जो आपके पास नोटबुक है उसी की हेल्प से आपको समझना है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि स्क्वायर होता तो आप इसको कैसे रोटेट कर सकते हो, 4 बार आप रोटेशन कर सकते हो। फर्स्ट सेम ऐसे रहेगा, सेकंड ऐसे रहेगा, रोटेशन या रिफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान रखिए वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आए, मीन्स ओवरलैप करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए डायग्राम, ठीक है। डायग्राम ऐसा ना हो कि डिफरेंट बन जाए। यदि स्क्वायर होता तो स्क्वायर में कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। एक हो गया, दो रोटेशन हो गया, तीन हो गया, और फिर वापस से 4 हो गया। तो रोटेशन हमारे पास 4 बनेगा। ऐसे हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन में कैसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, वर्टिकल कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं वर्टिकल, ऐसे घुमा सकते हैं वर्टिकल, ठीक है। फिर डायगोनल डायगोनल के एस्पेक्ट में कर सकते हैं, डायगोनल इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे डायगोनल के एस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास एक स्क्वायर होगा, यदि हमारे पास एक, आप प्लेन पेपर में बना के भी देख सकते हो, ठीक है, तो उसके 4 रोटेशन आपको मिलने वाले हैं एंड 4 आपको रिफ्लेक्शन मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास D4, ठीक है। बट ध्यान रखना जब भी आप रोटेशन या रिफ्लेक्शन कर रहे हो आपका इमेज सेम रहे, मीन्स ओवरलैप करना चाहिए पूरी तरह। अब बात करते हैं D2 की, जो हम K4 हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंपोर्टेंट दो ही हैं, D4 एंड K4। उसके अलावा आप D3 निकालना चाहते हो आप D3 निकाल सकते हो, D5 निकालना चाहते हो आप D5 भी निकाल सकते हो। तो यदि मैं इसी के ब्याह पे आपको बोलूं कि ये K4 बनेगा, तो इसी रेक्टेंगुलर, हमें रेक्टेंगुलर ही रखना है। अब यदि हम इसका रोटेशन रखेंगे तो एक रोटेशन से सेम इमेज नहीं बन रही है, तो वहां पे हमारे पास रोटेशन करता है 180 डिग्री पे जाता है, ठीक है। वैसे भी हमारे पास जो उसका फॉर्मूला भी है 360/n, ठीक है, वहां से भी आप निकालोगे। बट यदि आप इसी बुक को लेके चलते हो, रोटेशन आपने किया तो क्या सेम इमेज मिली मिली हमें यहाँ पे, सेम इमेज नहीं मिल रही ना, बोलो। तो जब हम K4 निकालेंगे वहां पे हम कितने डिग्री पे रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पे रोटेट करने वाले हैं। मीन्स रोटेशन से एंड रिफ्लेक्शन से हमारे पास इमेज सेम मिलनी चाहिए। यहां तक बात आपको क्लियर होगी, इतना बेसिक आइडिया आपको होगा भी। अब थ्योरेटिकल चले, बोलो। इतना ही समझाना था बुक की हेल्प से मुझे। तो सभी के पास नोटबुक है, जब जब मैं आपको कोई भी एलिमेंट निकाल के दिखाऊंगा K4 का या फिर D4 का, D3 का, D5 का, तो आप उसको प्रैक्टिकली निकाल सकते हो, नोटबुक या एक प्लेन पेपर को कटिंग करके निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप बनाता है, इंपॉर्टेंट भी है, इसके बेस पे क्वेश्चन बनता भी है। कितने बच्चे जिन्होंने D4 का नाम नहीं सुना है अभी तक, ऐसा कोई है? देखो जब आप मुझे बताओगे तभी मैं उस हिसाब से आपको लेकर आगे चलूंगा। अब मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया कि D4 और D3 या फिर हम D5 या K4 हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आइडिया सभी को होगा, सभी को आइडिया है, ठीक है। अब आ जाता है थ्योरेटिकल, ठीक है। एक बार, तो जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि डीएन में हमारे पास दो टाइप के सिमेट्रिक बनती है। एक हमारे पास सिमेट्रिक ऑफ रेगुलर पॉलीगन
एन साइड्स, ये हमारे पास एन साइड है। अब यहाँ पे हम डीएन के लिए बात कर रहे हैं, डीएन मीन्स जनरल हम किसी के उसके लिए बात कर रहे हैं, बाद में हम एन इक्वल टू 4 के लिए निकालेंगे, ठीक है। एन इक्वल टू 4 के लिए निकालें, इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ D4 क्या हो जाता है हमारे पास, 2 × 4 = 8 आ जाता है, ठीक है। जिसको हम डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट टू काइंड ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। एक रोटेशन सिमेट्री हमारे पास है, एक रिफ्लेक्शन है। दो टाइप के हमारे पास सिमेट्रिक है, एक एंड रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो रोटेशन तो मैंने आपको बता दिया, यदि हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम है तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो हम इसको कितनी बार रोटेट कर सकते हैं, 360/n मीन्स यहाँ पे 4 एजेज हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। यदि हमारे पास ये पोलिगन ऐसा होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 360/5, जितने वर्टेक्स है हमारे पास उतने से हम डिवाइड करेंगे, वहां से हम निकालेंगे रेशो, ठीक है। यदि हम K4 की बात करते हैं, जिसको मैंने आपको बोला D2 है, वो D2 है एक्चुअली, यदि आप डायग्राम से समझोगे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा 360/2, तो 180 डिग्री पे आप वहां पे रोटेट करने वाले हो, कितने पे 180 डिग्री पे रोटेट करने वाले हो। बेसिकली यदि किसी स्टूडेंट्स ने कभी नहीं पढ़ा तो मे भी उसको थोड़ा डाउट हो सकता है, बट यदि किसी को आइडिया है तो उसको यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम जो डीएन पढ़ते हैं वो n > 3 के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना D2 हमारा K4 बन जाता है। आप इसको आप अच्छे से वेरीफाई भी कर सकते हो। तो हमें में से क्या पढ़ेंगे, n की वैल्यू क्या होगी 3 या 3 से ज्यादा होगी, मीन्स आप क्या निकालने वाले हो, यदि n की वैल्यू यहाँ पे हम D3 निकाल सकते हैं, D4 निकाल सकते हैं, D5 निकाल सकते हैं। तो तीनों आपको सिलेबस में, तीनों आपको वेरीफाई भी करना है। यदि किसी स्टूडेंट को ज्यादा इंटरेस्ट है तो D6 निकाल सकता है, बट वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन की, हम एलिमेंट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। बाकी हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे अच्छे से, सब कुछ एक एक डाउट आपका क्लियर होगा जैसे अभी तक हुआ है, ठीक है। तो यदि हम D4 की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे ये सिलेबस में होता है कि 4 रोटेशन हमारे पास है, 4 रिफ्लेक्शन हमारे पास है। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया, जैसे स्क्वायर में आपके पास कोई बुक होगा, आप पेपर का कटिंग होगा, आप ले सकते हो। अब इसके वर्टेक्स हमने A B C एंड D एज्यूम किया। किसी किसी बुक में जब हम गैलन की बात करते हैं P Q W X ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी डिपेंडेंसी आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। बट प्रॉपर्टी आर सेम, मीन्स इमेज आर डिफरेंट बट प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, वो प्रॉपर्टी आर सेम। मीन्स कोई बच्चे यहाँ से P Q R S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स पहला A यहाँ से ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑथर वाइज। बट हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, A B C रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट इमेज जो हमारे पास है वो ये है R0, मीन्स हमारे पास क्या है, हमने इसको R0 से रिप्रेजेंट किया, लेटर हम इसको Y से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। Y0 या Y से Y⁴ आएगा ही, वैसे तो हम इसको Y0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यदि हम इसके इमेज की बात करते हैं तो A किसके ऊपर है, अभी तो A पे है, B के ऊपर इमेज जा रहा है, और C का इमेज C है एंड D का इमेज D है। यहाँ पे A का इमेज A, B का इमेज B, C का इमेज C एंड D का इमेज D स्टार्टिंग में। तो हमारे पास इस तरह का एक परमुटेशन बनेगा, इसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी बोलते नहीं बोलते हैं, बोलो। ये आप आगे पढ़ने वाले भी हो कि परमुटेशन में हम उसको A से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं, C से भी कर सकते हैं, D से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, S4 के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ऐसा बनेगा, S5 के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ABCDE तक जाएगा। वो डिपेंड करता है सिंगल, इस तरह का जो नोटेशन है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, उसी का वो आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। ये आप मे भी बहुत जल्दी पढ़ने वाले हो। तो आई थिंक पहला एलिमेंट आपको क्लियर हो गया। अब हमने इसको क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला पहले से कि 360 हमारे पास रोटेशन कितना है, मैक्सिमम 360, हमारे पास 4 एजेज है, तो यहाँ पे हम कितना रोटेशन कर सकते हैं, 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। तो हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो हमारा A किस पे चला गया, A किस पे गया, B पे एंड B, C पे एंड C, D पे एंड D, A पे। ये हमारे पास इमेज बन गया R90। ये आपको क्लियर होगा, A B पे, B C पे, C D पे एंड D A पे। यदि हम इसको परमुटेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, आपने परमुटेशन पढ़ा हुआ है तो इसका ऑर्डर हमारे पास 4 होता है। एक साइकिल है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ R90 कितना आ जाएगा, आप यहां से ध्यान से देखो 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा है तो आप नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता है, ठीक है। अब इसके R90 को या तो फिर 90 से रोटेट कर दो, या फिर आप R0 को किससे रोटेट करोगे, 180 से, ये आपकी चॉइस है। इसको 180 से रोटेट करो या फिर इसको आप 90 से रोटेट कर दो, मीन्स आप इसके बाद इसको 90 से रोटेट कर दो इस वाले को,
या फिर आप इसको कितने से 180 से आप रोटेट करोगे, लेकिन रोटेट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ तक। अब हमने इसी को रोटेट किया तो यहाँ पे ए किस पे चला गया, बी पे, ठीक है। ए बी पे सॉरी, हम इसी से लेके चलते हैं, आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली हमें ए का इमेज देखना है, ए किस पे चला गया, ठीक है। तो जब हम इसको 180 पे रोटेट करते हैं तो ए किस पे जाएगा, सी पे, एंड सी किस पे आएगा, ए पे, बी किस पे जाएगा, डी पे, क्योंकि 90 90, तो बी किस पे जा रहा है, डी पे, एंड डी किस पे जाएगा, बी पे। तो ए सी पे जा रहा है, सी ए पे जा रहा है, बी डी पे जा रहा है, डी बी पे जा रहा है। तो ऐसे हमारे पास ए सी और बी डी, ये हमारे पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट बन रहा है। ऑर्डर 2 का बनना नहीं बन रहा है, किसी को ऑर्डर निकालने में टेंशन बता देना मुझे यहाँ पे। साइकिल का है, साइकिल आप आगे चल के पढ़ने वाले हो। अब सेम यदि हम इसको क्या कर दें, 270 पे रोटेट कर दे, तो 270 पे रोटेट करिए, हम ए को 270 पे रोटेट करते हैं तो ए कहां पे जाएगा, 90 90 90, तो ए किस पे जा रहा है फाइनली, डी पे जाएगा। हम बी को कितने पे रोटेट कर रहे हैं, 270 पे, 90 90 90, किस पे जाएगा, मीन्स एक्चुअली देखा जाए तो एक पीछे जा रहा है। हम इसको आप मतलब 270 आप प्लस में रोटेट करो या फिर 90 में आप माइनस में रोटेट कर दो, बात बराबर हो रही है। तो इस तरह हमारे पास ये ऑर्डर 4 का एलिमेंट बन जाएगा। ये रोटेशन में किसी को डाउट है आप मुझे बताओ। तो इस तरह यहाँ पे आपको ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट मिले, भाई ये दोनों ऑर्डर 2 के हैं, ये हमारे पास ऑर्डर 1 का है और ये हमारे पास ऑर्डर 4 का है। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बोला था कि रोटेशन हमेशा यहाँ पे क्या बनाता है, जो रोटेशन यहाँ पे मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप बनता है, ये मैंने शायद आपको बोला था एक बार, याद होगा आपको, कि रोटेशन हमेशा साइक्लिक ग्रुप बनाता है। कितने बच्चों को याद है ये बात, चैट के माध्यम से मुझे बता दो कि हाँ सर हमें याद है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं साइक्लिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। हाँ, तो किसी को याद नहीं होगा तो वहां पे आपने देखा भी होगा कि मैंने वहां पे बोला था कि रोटेशन हमेशा साइक्लिक ग्रुप बनाता है। यहाँ पे आपने D4 के अंदर वेरीफाई कर लिया, बाकी आप D5 D6 D3 निकालो, वहां पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो रोटेशन में किसी को डाउट, क्योंकि ये एलिमेंट निकालना आपको सही से आना चाहिए, फिर हम इनको ऑपरेट करना भी सीखेंगे सही से। आगे बढ़ जाए, यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्री की। ये तो हमने रोटेशन निकाला है, तो सिमेट ये तो रोटेशन हमारे पास आ गया। रोटेशन को मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे 1 ABCD AC, पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। तो यहां तक मेरे हिसाब से सबको डाउट क्लियर, यहाँ तक आप लिख सकते हो दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक, ठीक है। एंड सब ग्रुप ऑफ किसका सब ग्रुप बनना है, सब ग्रुप ऑफ D4, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स में जब भी आपको ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें इमेज ज्यादा थी तो इसलिए प्रिंटिंग नोट्स बनाना थोड़ा टफ था, और इससे पहले वाले बैच में हमने इसी नोट से पढ़ाया गया, तो नोट्स पर डिटेल में है, नोट्स नोट्स में कोई डाउट नहीं आएगा। किसी वर्ड्स को आपको समझने में दिक्कत होगी तो आप उसका फोटो लेकर ग्रुप में भेज देंगे, तो वहां से भी मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा, या फिर क्लास के अंदर भी पूछेंगे सर यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो हमारे पास इमेज ये है, फर्स्ट इमेज हमारे पास ये थी, ये हमारे पास इमेज है पहले वाली, बोलो। तो इसको हम सेम टू सेम रख सकते हैं, बस सेम टू सेम रख सकते हैं। तो पहला रिफ्लेक्शन, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप रिफ्लेक्शन कैसे लेना चाहते हो। तो पहला रिफ्लेक्शन हमने क्या लिया, वर्टिकल लिया, तो वर्टिकल ले लिया हमने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो वर्टिकल हम रिफ्लेक्शन ले रहे, तो ए किस पे जा रहा है, बी पे, एंड बी ए पे जा रहा है, बोलो। यदि हम इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हैं तो हमने बोला था पहले से कि वर्टेक्स वर्टेक्स पे मैप होनी चाहिए, वर्टेक्स वर्टेक्स पे मैप होनी चाहिए, ये तो हमने बोला पहले से ही कि डायग्राम सेम रहना चाहिए, जो डायग्राम है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ए बी पे जा रहा है, बी ए पे जा रहा है, तो ये बन गया हमारे पास। सेम डी सी पे जा रहा है, सी डी पे जा रहा है, तो ये एक एलिमेंट बन गया। तो यदि हम इसको लिखना चाहें ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ आर बी क्या आएगा, दोबारा नहीं आ रहा है। ये आप आगे चल के पढ़ने वाले हो कि साइक्लिक परमुटेशन में हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए आपको पता होगा आई थिंक। सेम हम हॉरिजॉन्टल मींस यहाँ पे नोटेशन भी हमने ऐसे दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे हमने R0 R90 R80 R270 R360 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने RV RH दिया हुआ है। किसी किसी बुक में इसको हम R और F से भी पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको बताया जाएगा कि कई बार हम R और F भी नोटेशन यूज करते हैं। तो थ्योरेटिकली सब कुछ आपको बताया जाएगा, जब क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पे आप अप्लाई करना अच्छे से, ठीक है। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी पे जाएगा, डी, और ये सी भी, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे। तो ए किस पे जा रहा है, डी पे, डी ए पे जा रहा है, तो ए क्यों बनेगा, एंड सी
बी सी पे जाएगा, सी डी पे जाएगा। बोलो, क्योंकि हमें पहला तो ये लिख देना है ए बी सी डी, पहले हमें ये लिखना है, देन हमें चेक करना है कि ए किस पे जा रहा है। पहले लाइन तो सेम रहेगी जैसे हम परमुटेशन में करते भी हैं, तो मैं मैपिंग निकालना है कि ए किस पे जाएगा, तो ए किस पे जा रहा है डी पे, बी किस पे जा रहा है सी पे, सी किस पे जा रहा है बी पे, डी किस पे जा रहा है ए पे। असल में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप कंबाइन कर सकते हो ए डी डी ए, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए डी डी ए। लेटर में आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको कई बार समस्या होगी सर ने कैसे लिख दिया। तो फर्स्ट रो आपका सेम रहेगा ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया था ए डी, वो मैंने गलत लिखा है। फर्स्ट में आप ए बी सी डी लिखोगे, देन उसकी इमेज लिखोगे, देन आप दो दो का परमुटेशन बना दोगे, ठीक है। बोलो, यहाँ तक को डाउट किसी को? तो आई थिंक दो तरह का आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड फोर्थ में क्या आता है, डायगनली आता है। अब देखो ये बुक वाइज वेरी कर जाता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने किसको डी माना, मीन्स आपने इसको डी माना है या फिर आपने इसको डी डैश माना हुआ है, ठीक है। तो किसी किसी बुक में इसको डी मानते हैं, इसको डी डैश मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट प्रॉपर्टी आर सेम, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, ध्यान रखने बात। मीन्स जो मैंने आगे शायद मैंने फॉर्मूला आगे बनाया हुआ है, तो कई बार मैंने उसमें इसको डी मान लिया है, इसको डी मान लिया है, एंड इसको जो हमारे पास ये इसको मैंने डी डैश माना हुआ है। आगे चल के आप देखोगे तो उससे आपको अंतर नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी है रहेगा वो प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी। मीन्स कितने ऑर्डर टू का एलिमेंट बनने वाले हैं, कितने सब ग्रुप बनेंगे, वो सेम रहेगा, ठीक है। वो इस तरह के पूछे। तो यदि हम इसको यहाँ पे एक लाइन रख देते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट तो फिक्स हो गए। बोलो भाई, तो दो एलिमेंट फिक्स हो गए। यहाँ पे आप पेन रख दोगे तो डी डी पे रहेगा, बी बी पे रहेगा, बट ए किस पे जा रहा है सी पे, और सी किस पे जा रहा है ए पे। आप एक बिल्कुल स्क्वायर साइज का पेपर लेके उसको यहां से फोल्ड कर देना बस, तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, सेम टू सेम। नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, यहाँ पे पेन रख देना और इसको फोल्ड करना, तो यहाँ पे ही जाएगा, ऐसे मैप हो जाएगा। तो ये आर डी है, ये आर डी डैश है, ये भी हमारे पास ऑर्डर टू का बनेगा, क्योंकि दो एलिमेंट तो फिक्स है, दो एलिमेंट फिक्स है, ठीक है। तो सेम रहेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनको डी बट बी, इनसे ऑर्डर पे अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑर्डर टू का एलिमेंट है। तो जब आप रोटेशन को देखते हो ध्यान से, तो रोटेशन में कितने एलिमेंट मिले आपको, सारे के सारे ऑर्डर टू के मिले हैं, सारे एलिमेंट ऑर्डर टू के नहीं है। आपने ध्यान से देखा होगा कि जितना भी हमने रोटेशन किया है यहाँ पे, जितना भी हमने रोटेशन किया, ये भी ऑर्डर टू का है, ये भी ऑर्डर टू का है, एंड हमारे पास ये भी ऑर्डर टू का है, ये ऑर्डर टू का, ये भी ऑर्डर टू का है। तो सारे सारे एलिमेंट हमारे पास कैसे हैं, ऑर्डर टू के हैं। तो डी फोर में हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं काफी, तो यदि आप इसको सही से पढ़ लोगे तो आप वो फॉर्मूले भी आपको याद रहेंगे। तो जब डी फोर के अंदर एलिमेंट ऑर्डर टू के एलिमेंट की बात करते हो तो कितना आएंगे, वन प्लस के फोर। आपको ऐसे याद रखना, ध्यान रखना, वन प्लस के फोर कितना आएंगे, फाइव। इन जनरल, इन जनरल यदि यहाँ पे एन इवन है, हमेशा ही कितना आएंगे, एन प्लस वन एलिमेंट आएंगे ऑर्डर टू के, यदि हमारे पास एन इवन है। ध्यान रखना, ये आगे फॉर्मूला बनने वाला है, ये फॉर्मूला आगे बनेगा, जिसको आप डी फोर के हेल्प से ही याद रखोगे। अब ये ऑर्डर टू के पांच एलिमेंट आ गए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बता दिया। आइडेंटिटी हमेशा एक होती है, ठीक है। अब ऑर्डर चार के एलिमेंट कितने हैं, ऑर्डर चार के एलिमेंट कितने हैं, दो है। अब ऑर्डर चार के एलिमेंट क्या होता है कि एट है, एट क्या कर रहा है, चार को डिवाइड कर रहा है, तो चार से डिवाइड हो रहा है एट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कितना आएंगे, फाइव डी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। मीन्स यहाँ पे आपको क्या लगेगा, फाइव फोर लगेगा, तो कितने एलिमेंट आएंगे, टू। वैसे भी वो साइक्लिक ग्रुप बना था, आपको पता ना भाई, यदि आपको पता था कि साइक्लिक ग्रुप बना रहा है, तो इसमें आपको ऑर्डर फोर के एलिमेंट यहाँ पे निकालने हैं, तो कितना आएंगे, टू आएंगे ना भाई। एक जनरेटर आएगा, एक उसका इनवर्स आएगा, एक जनरेटर है और ये उसका इनवर्स है, या ये जनरेटर है, ये इसका इनवर्स है। बोलो, तो जितनी भी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे वो डी फोर की हेल्प से याद रखने वाले हैं, मतलब डी फोर ही आपके माइंड में रहेगा, सब कुछ आपको याद रहने वाला है। यहाँ तक क्लियर आपको? आई थिंक किसी को डाउट हो तो एक बार पूछो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि इसमें आगे और भी प्रॉपर्टी आएंगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो डी एन आपको क्लियर होता चला जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ न्यूमेरिकली। अब यहाँ पे बात करते हैं थ्योरेटिकल, इज द थ्योरी, थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट में हमारे पास दो तरह की डेफिनेशन आती है हमारे पास, क्योंकि जो समझना थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने पहले आपको न्यूमेरिकली बताया, फिर हम थ्योरी पाए। अब आपको डीएन समझाना है, तो डीएन में आपको किस तरह के एलिमेंट मिले, आपको रोटेशन आपने किया, रोटेशन में आपको किस तरह के एलिमेंट मिले, ऑर्डर टू के एलिमेंट मिले, ठीक है। एंड सॉरी, रिफ्लेक्शन में आपको ऑर्डर टू के एलिमेंट मिले, आपने रोटेशन किया, यहाँ पे आपको लिख दो रिफ्लेक्शन, ठीक है।
आपने रोटेशन किया तो रोटेशन में आपको किस तरह के एलिमेंट मिले, अप टू ऑर्डर एन, बोलो अप टू ऑर्डर एन मिला नहीं मिला। तो जो पहली दो डेफिनेशंस हैं ये इसी को वेरीफाई करेंगे। पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई मिला, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोटेशन है, इसको आप लिख सकते हो रोटेशन, ठीक है। ये सॉरी, इसको लिख सकते हो आप रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमने बाद में निकाला ना, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है, ये हमारे पास रोटेशन है। यहाँ पे किसी को डाउट बोलो, ये दो लाइन में। अब ये जो थर्ड वाला लाइन है कि x इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई की पावर n एंड वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स, ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, थर्ड वाली, जो जनरली एग्जाम के लिए मीन्स हमें कभी कभी नीड होती है, कभी कभी नीड नहीं होती है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी एक्स डीएन, बोलो, क्योंकि डीएन में ये हमेशा लिखा रहता है, तो ये कई बार बच्चों को डाउटफुल रहता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये हमारे पास होगा रिफ्लेक्शन और ये हमारे पास होगा रोटेशन, बोलो। इस तरह आप लिख भी सकते हो, इस तरह आप लिख भी सकते हो, मीन्स सेट बना के एक्स वाई करके भी आप लिख सकते हो, जो मैंने आगे लिखा भी है। यहाँ तक सर क्लियर आप? हेलो सर। सर ये रिफ्लेक्शन बताया ना आपने से, इसको दोबारा से बोलिए, रिफ्लेक्शन कौन सी है? रिफ्लेक्शन पहले वाला ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन में से ऑर्डर टू के एलिमेंट मिले सारे में। ऑर्डर टू के एलिमेंट कहाँ से हैं हमें, अभी तो आपने निकाले ना। यहाँ तो दो एलिमेंट है सर, ये तो दो एलिमेंट नहीं है, वो ये बता रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, ऐसे एक्स जो जिनको हम मतलब जिनका ऑर्डर टू है यहाँ पे, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। सर इस चीज को एक्सप्लेन करिए सर। यहाँ पे वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स, कहाँ पे? जो यहाँ पे लिखा है ना थर्ड ये आगे मैं वेरीफाई करूंगा, थोड़ा वेट कर लेंगे तो आपको समझा दूंगा। डायग्राम से आपको समझ में आएगा सही से, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ऐसे समझोगे तो थ्योरेटिकल तो फिर आपको मीन्स बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। मैंने रखा हुआ है सबको समझाने के लिए आपको, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ये यदि आपको डीएन की ये वाली डेफिनेशन पढ़ी है कभी, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी, जो आपने भी बोला किसने कि ये वाली प्रॉपर्टी कैसा है, तो यहीं पे आपको क्लियर होगा। यदि आपने मीन्स ये ई है, ये आर है, ये आर स्क्वायर है, ये वाई की आर की पावर n-1 है, ठीक है। ये एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं ये वाले, ठीक है। ये एफ है, ये आर एफ है, आर स्क्वायर एफ है, आर आर की पावर n-1 एफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास रोटेशन है, हमारे पास रिफ्लेक्शन है। अब ये एलिमेंट बने कैसे, ये मैंने आगे आपको बताया हुआ है, अब मैंने पूरा रखा हुआ है डिटेल में, वहां से आप समझ सकते हो, वहां से आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बट बेसिकली हमारा क्या है कि हमारे दो ही तरह के एलिमेंट मिलेंगे यहाँ पे, एक रोटेशन और एक रिफ्लेक्शन, तो वो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। एग्जाम में जो आएगा थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको आ सकती है, जिससे आप पता कर सकते हो कि D4 है, D3 है, D5 है, मीन्स ये डीएन ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बस आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे अभी किसी ने बोला कि प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी, तो प्रॉपर्टी में आगे वेरीफाई करेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डीएन। ऑर्डर ऑफ डीएन कितना होता है, 2n होता है, यदि n हमारे पास क्या हो, 3 या 3 से बड़ा हो। वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स, इसको मैं आगे मीन्स हम छोटे से उससे समझेंगे थ्योरेटिकली, ठीक है, मतलब डायग्राम से समझेंगे ना थ्योरेटिकली, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे डीएन इज ऑलवेज नॉन एबिलियन, इसको भी वेरीफाई करेंगे कि नॉन एबिलियन कैसे होता है। मीन्स ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। भाई नॉन एबिलियन का मतलब क्या होता है, ये लिखा है दूसरे वाले में ऑर्डर ऑफ वाई के बाद। क्या बोल रहे हो सर दूसरे पॉइंट में ऑर्डर ऑफ वाई इक्वल्स टू एन के बाद क्या लिखा है? ये? हाँ, हाँ, ऑर्डर ऑफ एक्स लिखा है, ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स। एक्स, हाँ ये एक्स ये वाला, यस। ठीक है। अब यदि हम थर्ड की बात करते हैं, डीएन इज ऑलवेज नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन कैसे, ये भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, आज ही हम कर लेंगे वेरीफाई, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये मैंने अभी आपको बताया कि n+1 हमने वेरीफाई किया, क्योंकि n हमने इवन के लिए निकाल के दिखा दिया। जब ओड होगा, जब आप D3 पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि D3 के अंदर एलिमेंट ऑर्डर 2 के ओनली 3 आएंगे, ओनली 3 आएंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन बन जाता है। एंड जो रोटेशन हमारे पास है वो 360/n होता है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। अब आगे बढ़ता है, जो मतलब एक दो प्रॉपर्टी पढ़ के फिर आपको थ्योरेटिकल में वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि कैसे बनता है डायग्राम, ठीक है। डी डिवाइड एन, डी नॉट इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 2 के लिए होल्ड नहीं करेगा क्योंकि नॉन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है।
क्योंकि ऑर्डर 2 के एलिमेंट ज्यादा मिल सकते हैं, ऑर्डर 2 के एलिमेंट ज्यादा मिल सकते हैं यहाँ पे, जो कि मल्टीप्लाई वो 5D के बराबर होगा। बट अदर देन 2 के लिए यहाँ पे ये कितना एलिमेंट देगा, 5D के बराबर एलिमेंट देगा, जैसे हमने ऑर्डर 4 के निकाले हैं। ऑर्डर 4 के हमने क्या निकाले, 5 4, कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए। आप इसको D5 D6 में भी अप्लाई कर सकते हो। Dn इज एबिलियन 4n लेस देन इक्वल टू 2। Dn एबिलियन हो सकता है D2 एंड D1 के केस में। D1 के केस में तो Z1 ही बनाएगा ये। यदि आप D1 की बात करोगे तो D1 वाले केस में तो ये आइसोमोर्फिक हो जाएगा Z1 के, एंड यदि हम D2 की बात करते हैं आइसोमोर्फिक हो जाता है ये K4 के, K4 बनता है D2 के वाले केस में। Z1 हो कि Z2? Z1 एक ही एलिमेंट आएगा ना। सर आगे ऑर्डर तो 2 होगा ना? सॉरी, हाँ Z2 होगा, यस सर। Z2 होगा, यहाँ पे Z2 कर देते हैं। ठीक है, बट हम इसको, मैंने आपको बोला कि Dn हमेशा डिफाइन किसके लिए, n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। बट हमने बस एक डिफाइन कर दिया कि हम n इक्वल टू इनके लिए भी देख सकते हैं, मतलब ऐसे एक लाइन बना सकते हैं, उसको रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है, D1 में हम ऐसे देख सकते हैं, D2 में मैं कैसे देख सकता हूँ। सर सिमेट्रीज होती है ना सर, तो जो क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड कोई फिगर बनेगा तो उसी के लिए डीएन डिफाइंड है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 के लिए तो बनेगा नहीं, 1 के लिए भी नहीं बनेगा, तो इसलिए हाँ 3 के लिए। हाँ, बट हम उसको थोड़ा सा समझने के लिए इसलिए वहां पे अलग से D4 K4 समझाया हुआ है, अलग से K4 बना हुआ है। ठीक है, चलो D3 जो होता है हमारे पास, क्या बोल रहे हो? D1 के लिए एक ही वर्टेक्स रहता है ना सर? हाँ नहीं, असल वो डिफाइन ही नहीं है, हम तो उसको बस एक ज्योमेट्रिकली देखना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हमने नहीं बोला कि D1 ऐसा बनेगा, हमने बोला कि Dn n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन होगा बस। ठीक है, बाकी चीजें वो अपने अपने हिसाब से समझने के लिए रखी हुई है बस। तो यहाँ पे Dn मीन्स वर्टेक्सेस है, हाँ तो D1 मीन्स 1 वर्टेक्स। हाँ, मैं तो बोलना चाह रहा कि D1 डिफाइन ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो हमने बोला कि D1 यदि बनता तो Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, D2 बनेगा तो K4 का आइसोमॉर्फिक होगा। बट D1 D2 जैसी चीजें हम पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। बट यदि होता तो वो Z2 बनता, क्योंकि ऑर्डर कितना आता, D1 का ऑर्डर कितना आएगा, 2, और ऑर्डर का कितने बनते हैं, ओनली एक ही बनता है Z2। ठीक है, एक ही बनता है Z2। हाँ, D2 को आप एक थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हो कि D2 हमारे पास जो बनता है ये Z2 क्रॉस Z2 बोल सकते हो, या फिर K4 बोल सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि D1 जो आप वर्टेक्स एक की बात कर रहे हो वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे D2 है तो D2 में कितने वर्टेक्स होने चाहिए, 2 सर। 2 होने चाहिए ना। पर जो D2 बन रहा है हमारे पास वो रेक्टेंगुलर इमेज से बनेगा, मतलब 2 ही इमेज हमारे पास हमेशा ओवरलैप करेंगे। अभी आगे सर आप पढ़ने D2 कैसी सिमेट्रीज बनेगी, कोई मतलब D2 तो क्लोज्ड सिमेट्री बनेगी नहीं ना? अब इतना डेप्थ में जाने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना ही समझो ना बस आप सभी बच्चे। इसके लिए लाइन सेगमेंट ही रहेगा। ठीक है, मैंने बोला कि D1 D2 जैसी चीजें आप पढ़ते हो कि सही है, कहीं आपने लिखा हुआ है कि कहीं पे। मैंने बोला कि आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये इसके आइसोमॉर्फिक बनेगा, जो कि अपने आप में एबिलियन है या फिर अपने आप में साइक्लिक है। तो आप उन ग्रुप को पढ़ते हो क्योंकि वो हमेशा यूनिक ही बनते हैं। कोई भी दुनिया में ले जाओ, जो भी हमारे पास ऑर्डर 1 का बनेगा वो Z1 ही बनेगा, ऑर्डर 2 का बनेगा Z2 बनेगा, ऑर्डर 4 बनेगा तो Z4 बनेगा या फिर K4 बनेगा, ये फिक्स है। बट यदि आप ऑर्डर 8 की बात करते हो तो ऑर्डर 8 के 5 बनते हैं, आपने पढ़ा होगा अभी, 5 बनते हैं ऑर्डर 8 के। तो इसलिए यहाँ पे D4 तो 100% डिफाइन किया हुआ है। D3 भी बहुत रेयर डिस्कस करता है, क्योंकि D3 के लिए हमारे पास रेस्पेक्ट में क्या मिल गया, S3 मिल गया। तो D3 भी नहीं डिफाइन करते हैं, क्योंकि D3 हमारे पास S3 ही है देखा जाए तो। D3 हमारे पास S3 का आइसोमॉर्फिक है। यदि कोई ग्रुप स्पेशल है मींस वो अलग है, सेपरेट, तभी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास Q8 है, ठीक है, यदि Q8 किसी के सिमिलर है तो हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। नहीं समझे? हाँ, अभी मैं आगे आपको और भी समझाऊंगा, क्लोज और ओपन का भी चक्कर सब समझा देंगे आपको। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जीवन एंड क्या बोलते हैं पीयूष। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर क्लियर था। यदि हम D3 की बात करते हैं, D3 हमारे पास आइसोमॉर्फिक होता है S3 के। अब आइसोमॉर्फिक क्या होता है ये भी आपको आगे समझना पड़ेगा। ठीक है, बट D3 का ऑर्डर भी 6 होता है, S3 का ऑर्डर भी 6 होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, बट जो एलिमेंट है हमारे पास सेम, मतलब प्रॉपर्टी आर सेम। ठीक है, अब कई बार बोलते हैं बच्चे की D4 एंड Q8 का ऑर्डर 8 है,
तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या ये आइसोमॉर्फिक है? बोलो, आइसोमॉर्फिक तो नहीं है, क्योंकि यदि हम इसके पास ऑर्डर 2 की बात करते हैं, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट इसके पास? ऑर्डर 2 के 5 हमने निकाले। यदि इसके पास हम जाए, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है? एक एक ही तो है ना शायद, 2 क्यों? sir. क्यों 8 के पास एक ही है ना? यस सर। तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हुए? बिल्कुल नहीं आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक मीन्स आप एक कोई प्रॉपर्टी दिखा दो जो कि अलग है, तो यू कैन से कि हमारे पास ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। इट मीन्स ऑर्डर 8 के आपके पास दो ऐसे डिफरेंट ग्रुप मिल गए आपको, एक D4 और एक आपके पास Q8, जो कि आपस में डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास ऑर्डर 6 की हम बात करते हैं, तो ऑर्डर 6 में हमारे पास एक ही बनता है, चाहे आप उसको D3 बना दो, चाहे आप उसको S3 बना दो, या कुछ भी बना लो, एक ही बनेगा। इसके अलावा जो दूसरा बनेगा वो सीधे से Z6 बनेगा। ओनली 2 बनते हैं, ओनली 2 आर डिफरेंट नेचर के ग्रुप बनेंगे, एक नॉन एबिलियन और एक हमारे पास सीधे सीधे साइक्लिक बनेगा, ठीक है। तो जब आप 2 आइसोमॉर्फिक पढ़ लोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितने बनते हैं सब ग्रुप, एंड जो डिफरेंट है उन्हीं को पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो, अब यदि हम बात करते हैं D4 की, तो D4 हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से ना। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है हमारे पास, आर स्क्वायर वाली डेफिनेशन भी है, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेंटर की। सेंटर मैंने आपको पढ़ाया नहीं वैसे, बट एक सेंटर ऐसा एलिमेंट होता है जो हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करे, एंड हर एक एलिमेंट भी उसके साथ कॉम्यूट करे, रिवर्स, मतलब ये भी कॉम्यूट कर रहा है एंड वो भी कॉम्यूट कर रहा है, दोनों साइड से होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए। तो ये एलिमेंट हमारा सेंटर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि मैं बात करूं, मैं आपका सेंटर हूं सभी का, मैं सभी के साथ कॉम्यूट कर रहा हूँ एंड सभी साथ मेरे साथ कॉम्यूट कर रहे हैं, बट आपस में क्या आप कॉम्यूट कर रहे हो? बोलो, आपस में आप नहीं कॉम्यूट कर रहे ना। हो सकता है एक दो बच्चा ऐसा होगा सबके साथ कॉम्यूट कर रहा है, बट वापस में कोई कॉम्यूट नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, सेंटर में भी कल या परसों की क्लास में हो जाएगा। तो सेंटर में यदि हम बात करते हैं कि डी एन इवन है, तो हमारे पास सेंटर में 2 एलिमेंट आते हैं, जो आप D4 वाले केस में देखोगे। D4 वाले केस में 2 एलिमेंट आपके सेंटर में आएंगे, एक क्या आएगा E एंड एक आएगा y⁴n/2। मीन्स एक आपका सेंटर R0 है, एक आपका 180 है। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आप वहां पे हर एक एलिमेंट के साथ मतलब कॉम्यूट करके देख सकते हो, जो हमने आगे वेरीफाई किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपको कराया गया है आप उसी पे मतलब स्टिक रहें, उसी को आप सही से समझे, बस जितना मैंने आपको कराया है बस, ठीक है। उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मैंने सफिशिएंट कराया आपको यहाँ पे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो काउंटिंग ये आपका हो गया, काउंटिंग यहाँ तक आपका ये मैंने करा दिया आपको कि D4 के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं। तो D4 आपको यहाँ पे क्लियर हो गया अभी तक। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, मतलब CS नेट में पूछा गया था, तो आई थिंक इसमें यदि आपको ये डेफिनेशन क्लियर है, x⁴i y⁴j, ठीक है। तो यदि मैं आपको इस डेफिनेशन को लिखवाऊं यहाँ पे DN वाले केस में, तो वो आपको DN वाले केस में कैसे बनेगा, ये DN वाले केस में कैसे बन जाएगी, x⁴i y⁴j सच दैट x² E एंड y⁴n E इन जनरल। जो मैंने पहले पढ़ा ना, अभी एक बार मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया था ऊपर, जिसमें किसी ने पूछा था कि सर ये वेरीफाई कर दो, जो एक जनरल डेफिनेशन है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी है, ओनली यहाँ पे देखो आप वेरीफाई किया क्या, n की वैल्यू क्या है 4। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये एक्चुअली हमारे पास D4 ही तो बन रहा है, बोलो D4 ही तो बन रहा है, ठीक है। अब यदि आप इसकी वैल्यू पूछना चाहते हैं, वैसे इसने कुछ पूछा ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू पूछी है, और y⁴ आपको ये दिया हुआ है। यदि आपने DN नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको दिया हुआ है y⁴ E दिया हुआ है, y आपसे -42 पूछा हुआ है, तो आप सीधे से बता सकते हो, बता सकते हो ना। बोलो, y⁻42 हमारे पास किसके बराबर जाएगा, y² के बराबर आ जाएगा। यदि आपने DN नहीं भी पढ़ा तब भी आप निकाल सकते हो, जस्ट अपना IQ लगा के, जो आपने ग्रुप 3 में पढ़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर आपको? ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, नोट अभी, बट आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा।